बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वजाद सईद खान। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज बदनजमी के नाम। क्या पीटीआई बदनजमी का शिकार हो गई है? इज द पीटीआई इनडिसिप्लिन्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड और जस्ट प्लेन लीडरलेस? हालिया मिसालों को सामने अगर रखा जाए तो खदशा होता है कि पीटीआई की रैंक एंड फाइल में कुछ उल्टा सीधा चल रहा है। पहली मिसाल, सीनियर लीडर शेर अफजल मरवत ने एतराफ किया शाहजेब खानजादा के जियो टीवी के प्रोग्राम पे जाके कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन करना पीटीआई की बहुत बड़ी गलती थी। इस गलती की वजह से पार्लिमानी जो रिजर्व सीट्स हैं वो पीटीआई ने गवा दी। अब एक तो मसला है कि एतराफ किया, दूसरा मसला है कि गलती बड़ी सीरियस की, तीसरा मसला है कि शाहजेब खानजादा को जाके ये बताया उस बंदे को जिसका शो बैन किया हुआ है पीटीआई ने ऑफिशियली। एक तो ये इनडिसिप्लिन का और ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी का मसला बनता है, मगर इसके अलावा एक और मसला है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वालों के साथ चू चू शुरू हो गई, ट्विटर पे बदमजगी हो गई। उन्होंने कहा, तड़ी लगाई उन्होंने कि हमने इमरान खान के कॉल पे तुम लोगों के साथ इत्तेहाद किया। अजीब, बैठे बैठे ये स्कैंडल बन गया। दूसरी मिसाल, अली अमीन गंडापुर पिछले हफ्ते गए इमरान खान साहब से अडियाला जेल मिलने। अब ये चीफ मिनिस्टर है, इमरान खान से मिल रहा है। इमरान खान ने उसे इंस्ट्रक्शंस दी कि दो चीजें करो, आईजी खैबर पख्तूनख्वा को चेंज करो, चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को चेंज करो। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने पीटीआई के वोटर्स और सपोर्टर्स की नाक में दम किया है, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट वगैरह की मदद की है। मगर अली अमीन गंडापुर क्या करते हैं? निकलते हैं बाद में जाके इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मिलते हैं और फिर कहते हैं उधर से निकल के कि आईजी और चीफ सेक्रेटरी नहीं बदलेंगे। इमरान खान की लाज वो नहीं रखते। क्यों? शायद वो दबाव में आ गए, या शायद वो जो ईसीपी का केस जो उनपे खुला हुआ है जमीनों वाला, शायद उसकी वजह से। इररेलेवेंट, मगर इमरान खान के ऑर्डर्स नहीं फॉलो हुए। और जिधर इमरान खान के ऑर्डर्स की बात हो तो उधर वो बंदा जो सालों से बल्कि दहाइयों से कह रहा है कि मारूसी सियासत जो है वो गलत है, चाचुओं को और मामुओं को और फुप्पुओं को ना लगाओ, तो ये नजर आया केपी की कैबिनेट फॉर्मेशन में पिछले दिनों में जो अच्छे अच्छे लोग पीछे रह गए और लोगों के रिश्तेदार उस कैबिनेट में आ गए। कुछ बड़ी मिसालें हैं जैसे अभी दी, मगर कुछ छोटी मिसालें हैं जैसे ये वीलॉगर्स के साथ जो ड्रामा चल रहा है। हैदर मेहदी और आदिल राजा पे एक अनऑफिशियल बैन लगा दिया असद कैसर ने, शेर अफजल मरवत ने, अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि इन लोगों से ला ताल्लुकी है, इन लोगों को ना फॉलो करें। इससे पहले तो लोग कंफ्यूज हुए और फिर ऑफ कोर्स ड्रामा शुरू हुआ और अब जो है वो ड्रामा कंटिन्यू कर रहा है क्योंकि पीटीआई के लीडर्स इन लोगों के शो पे जा रहे हैं, रेगुलरली जा रहे हैं। हु इज राइट, हु इज रॉन्ग, हु इज इनडिसिप्लिन्ड, हु इज नॉट, ये सवाल इस वक्त करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यस ये कुछ सीरियस केसेस हैं और कुछ नॉन सीरियस हैं, फिकल हैं, मगर एक पैटर्न नजर आता है कि पीटीआई में थोड़ी बहुत कशमकश हुई है। इनडिसिप्लिन जो है उसका एक पैटर्न नजर आता है। एक मुनज़्ज़म तरीके से ये जमात आगे नहीं चल रही। मगर हमने ये सवाल शायद पीटीआई की सबसे आउटस्पोकन फीमेल लीडर के सामने रखे हैं। कम इंटरव्यूज देती हैं, मगर जब देती हैं तो कड़क के गरज के देती हैं। दैट्स द रेस्ट ऑफ आवर शो टुडे। शानदाना गुलजार खान हमारी स्पेशल गेस्ट हैं। इनके साथ मैंने एक और इंटरव्यू किया बैनुल अक़वामी ऑडियंसेस के लिए अंग्रेजी में, वो मैं बाद में चलाऊंगा, मगर बड़ी स्ट्रेट शूटर हैं। एक इंटरेस्टिंग हमारी ये पहली मुलाकात रही। होपफुली और भी हम एक दूसरे के साथ इंटरव्यूज करेंगे, मगर इंपॉर्टेंटली शानदाना ने इमरान के साथ हाल ही में मीटिंग की अडियाला में जाके। उधर क्या चल रहा है, अडियाला में उनकी क्या हालत है, उन्होंने क्या बातें की, कुछ पर्सनल बातें बताई, किसको उन्होंने माफ कर दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कुछ पर्सनल डिटेल्स हैं इमरान खान की जो लेटेस्ट जो अडियाला में जो उनकी सूरत हाल है उसके बारे में भी। एंजॉय द शो, एंजॉय योर वीकेंड। आई होप आप के रोजे अच्छे जा रहे होंगे। मुझे तो सख्त रोजा लगा हुआ है। मेरा ख्याल है मैंने कुछ 6-7 बार ये इंट्रो करने की कोशिश की है, मगर मुझसे मुकम्मल ही नहीं हो रहा था। मगर फिर भी द स्ट्रगल कंटिन्यूज and the show must go on. So share, like,
सब्सक्राइब, कमेंट। मेरा गोल है कि मैं 4 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचूं, फौरी तौर पे पहुंचूं। हेल्प मी गेट देयर, सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म। इंडिपेंडेंट मीडिया आपके बगैर कुछ नहीं है और आपकी आवाज है, तो इसको प्लीज सपोर्ट करें एंड हेल्प मी क्रॉस द 400,000 गोल। आई विल टॉक टू यू वेरी सून। और शानदाना और मेरा जो इंटरव्यू है, पहला इंटरव्यू, उम्मीद करता हूं आप एंजॉय करें। अब ये जो इन फाइटिंग के पीटीआई पे जो इल्जामात लग रहे हैं, क्या इनमें दम है? और ये जो इल्जामात हैं, इनमें दम को पैक और अनपैक करने के लिए हम पीटीआई की, आई मस्ट से, आई डेयर से, इफ आई डेयर से, वन ऑफ द मोस्ट आउटस्पोकन पीपल in the PTI. I'm glad it's a woman, of course, Shandana Gulzar Khan, member of National Assembly from the KP. Thank you for joining us once again. बहुत शुक्रिया। You're most welcome. शानदाना, आपकी रेपुटेशन है कि यू डोंट होल्ड बैक, इसलिए शायद खान साहब ने भी एट सम पॉइंट आपका फोन ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि आप बातें ऊपर तक सुनाती हैं। तो जो सवाल हैं वो कड़क हैं। सवाल ये है कि कुछ ही मिनट पहले असद कैसर साहब ने अनाउंस किया है कि वो नहीं बताएंगे कि पीटीआई के जो सेनेटर पिक्स हैं, जो सेनेटर उम्मीदवार हैं, इमरान खान ने उनके नाम अप्रूव किए हैं या नहीं किए। ये आइसोलेशन में नहीं हो रहा। इससे पहले कल रात आप ही के शेर अफजल मरवत वो एक चैनल पे गए, जियो न्यूज पे गए, जियो न्यूज के शाहजेब खानजादा के शो पे गए। वही शाहजेब खानजादा जिसका एविडेंटली शो आपने 4 या 5 अदर एंकर्स के साथ बैन किया हुआ है। उन्होंने पार्टी का जो डिसिप्लिन है उसकी खिलाफ वर्जी की, और फिर उसके ऊपर चोरी पे सीना जोरी ये कि उन्होंने कि जाके एतराफ कर दिया कि हमसे गलतियां हुई हैं, ये जो हमने एसआईसी को फॉर्म किया ये बहुत बड़ी गलती थी। एंड देन सोने पे सुहागा वाज अली जफर सेइंग, स्पीकिंग फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ हिज माउथ। उन्होंने कहा कि शेर अफजल बिल्कुल सही कह रहे हैं, और फिर साथ साथ ये भी एतराफ किया कि हम पहले इकट्ठे हुए और हमने एसआईसी के साथ इत्तेहाद अप्रूव किया, और फिर हम खान साहब के पास ले गए, और फिर खान साहब ने पोस्ट फैक्टो इसको प्रूव किया। बहुत सारे इल्जामात हैं, बट एक जो इल्जाम मेन है कि लीगल ओन गोल्स आप लोग कर रहे हैं। कराची की भाषा में हम कहते हैं भंड मार रहे हैं, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज हो रही हैं। इनडिसिप्लिन है ये, या ये क्रिएटिविटी है, या ये पीटीआई का पैशन है? क्या है? प्लीज ब्रेक इट डाउन फॉर मी। शुक्रिया। अगेन ये तीनों इंटरकनेक्टेड चीजें हैं वजाद साहब, लेकिन पहली चीज अगर मैं आपको बताऊं, देखिए पाकिस्तान में हम सच सुनने के और सच बोलने के ज्यादा आदी हैं नहीं। झूठा बंदा आपने देख लिया, झूठ बोलने का कितना बड़ा इनाम मिला। एक प्रेसिडेंट बन गया, एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, एक चीफ मिनिस्टर बन गई। कुरान भी झूठी कस्में खाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। पता है कि हारे हुए हैं, 60 हजार से लाख वोट से हारे हुए हैं, और फिर भी वो, और पता होगा कि आप देखेंगे रमजान में सारे उम्रा करने जाएंगे। तो अगर आप नौजुबिल्ला अपने अल्लाह के साथ मजाक कर सकते हो, तो फिर रह क्या गया बेचारे पाकिस्तान में। तो एक तो ये बात है। और अगर मैं आपको पहले भी ये कहा था कि खान साहब जब सच बोलते थे, कहते थे कि गलती हो गई है, अपना फैसला रिवर्स करते थे, तो ये उसको मिस्टर यू टर्न बोलते थे, नॉट रियलाइजिंग कि एक बहुत ज्यादा आपको हिम्मत चाहिए होती है, दिल जिगरा चाहिए होता है कि आप मान जाओ कि मैंने गलती की है, और फिर उसका एतराफ करो, पब्लिक में फिर करो। बहुत, और ये शुक्र मेरे सूबे में तो बहुत है, हम जरगे भी करते हैं, हम सुलह सफाई भी करते हैं, गलती भी मानते हैं, दूसरे की भी अपनी भी। तो ओवरऑल एक अच्छी खुश आइन चीज है कि अगर हमसे वाकई गलती हुई है, उसका एतराफ किया जाए, चाहे वो पब्लिकली हो, चाहे वो इंडोर्स हो। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट भी है, जो ये कह रहे हैं कि एसआईसी में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। आई थिंक ये एक ईगो का तो डिस्कशन हो सकता है, इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। चाहे शेर अफजल साहब कह रहे हैं, या कोर कमेटी कह रही है, या उमर भाई कह रहे हैं, या असद कैसर कह रहे हैं, या अली जफर कह रहे हैं, क्योंकि द मिसिंग द मेन पॉइंट, मेन इशू ये है कि जो एक आपकी हमारी और डिस्कशन हुई थी जिसमें हमने प्री पोल, पोलिंग डे और पोस्ट पोल रिगिंग की बातें की थी, उन्होंने तो पीटीआई का बेड़ा गर्क कर दिया था। हमारे वर्कर्स को तशद्दुद का निशाना बनाया। हमारे 2 बच्चे हैं बटाग्राम से जिनकी टांग कटी है जेल में। 9 मई को उनको गोलियां लगी, और जब 9 मई को उनको गोलियां लगी तो उनको अस्पताल नहीं लेके गए, उनकी टांगों में गैंग्रीन हो गया, उनकी टांगें काट दी। 25-26 साल के बच्चे जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहे हैं, उनको कोई प्लॉट, कोई मेडल नहीं मिलना इसके बाद। सो पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियां दी थी इस इलेक्शन के लिए, और फिर भी इन्होंने चोरी करके छीन लिया हर तरीके से।
तो जब से 13 जनवरी को हमसे ले लिया गया वो बल्ले का निशान, तो मई पिछले दो दो 2023 मई में कैसे लोगों को पता था जो जेलों में जा रहे थे लोगों से मिलने कि जी आपके बल्ले का निशान आपसे ले लिया जाएगा। सो मुझे नहीं लगता कि किसी की भी ओपिनियन से कोई फ़र्क पड़ता है। राइट। ये इलेक्शन उन्होंने हर हाल में पीडीएम के हाथ में थमाना था, क्योंकि वो अमेरिका से ऑर्डर आ चुका था। अगर आपको याद है, जो केयरटेकर गवर्नमेंट है, उसमें बहुत डिस्टर्बिंग सी रेवलेशन हुई थी। केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर ने बात कही थी कि जी, हमारा आईन जो है वो कुरान नहीं है और अगर उसमें अमेंडमेंट हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ा? वो तो हर बात पे कहते थे, तो क्या हुआ? लेकिन दैट थिंग आई फाउंड वेरी ऑड। आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स बिल्कुल कर सकते हैं, पर जो आपकी फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आपका प्रीएम्बुलर लैंग्वेज है, जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं जिसमें इज़राइल को ना रिकॉग्नाइज़ करना है, फ़लस्तीन के इश्यू को ज़िंदा रखना है, कश्मीर के इश्यू को ज़िंदा रखना है। मैं कौन होती हूँ, आप कौन होते हैं, एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर जिसका सिर्फ़ काम इलेक्शन करवाना है, वो कौन होता है कि हमारे जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी है उसको चेंज करें। मतलब आपने कल को ये भी कह देंगे पाकिस्तान तोड़ तो ख़ैर है, आईन तो वैसे भी कागज़ का टुकड़ा है। ये बहुत खतरनाक बातें होती हैं। तो इसलिए मैंने एक बहुत लंबा आपको जवाब दिया कि ये इलेक्शन हमसे छीनना ही था उन्होंने। वो पाकिस्तानी अवाम को उनकी नुमाइंदे किसी हाल में नहीं देने वाले थे। बड़ा पैशनेट आपने और बड़ा ऑल एनकम्पसिंग किस्म का रिस्पॉन्स दिया है, आई अप्रिशिएट दैट, बट बिकॉज यू आर अ स्ट्रेट शूटर, आई विल ट्राई टू शूट बैक जी, स्ट्रेट एज वेल। जी, आई एग्री कि अगर गलतियां हुई हैं तो शेर अफजल ने या जिसने भी जाके कहा है, एतराफ किया है, गुड, बिकॉज आई थिंक ये वक्त है कि सियासत से थोड़ा सा ऊपर उभरने का, बिकॉज सियासत मेरा ख्याल है कुछ ज्यादा ही हो गई है इस मुल्क में। मगर गवर्नेंस की जिधर बात आती है वो तो फिर आपके खाते में सवाल बनते हैं ना, जैसे आपके ही बिल्कुल। सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में a couple of things have happened one after the other। एक हुँ, तो अली अमीन गंडापुर को हम देख रहे हैं, आते ही उन्होंने ही लेफ्ट सम वेरी गुड पीपल आउट ऑफ द कैबिनेट। फॉर एग्जांपल तैमूर खान झगड़ा, जिनके साथ आपने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस रिसेंटली की, you guys are partners in crime or rather in fighting crime in terms of pointing out the rigging। आप दोनों ने साथ पेयर अप करके इतना प्रेस किया साथ, not too much avail I must say, but still you tried। उनको छोड़ दिया गया कैबिनेट से, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म के इल्जामात लगे, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का मामा जो है, मैं नाम नहीं लूंगा, वी ऑल नो हु दीस पीपल आर, उनको लगाया गया। साथ साथ इल्जामात लगे कि गंडापुर इज नॉट स्ट्राइकिंग अ चेंज, आईजी को चेंज करना था, कमिश्नर को, चीफ सेक्रेटरी को चेंज करना था, नहीं हुआ, गंडापुर बकल कर गया, इवन दो खान साहब के ऑर्डर्स थे अकॉर्डिंग टू द प्रेस कि आईजी चेंज करो, चीफ सेक्रेटरी चेंज करो, बिकॉज द पावर्स दैट बी हैव गंडापुर अंडर द गन। उनके ऊपर एक केस लग गया है अब ईसीपी का, तो इसलिए गंडापुर पैरालाइज हो गए हैं। अब ये जो है, ये पार्टी के द बक स्टॉप्स एट द पार्टी, इसमें नोबडी हैज अ गन टू योर हेड। इन चीजों पे क्यों पीटीआई ने कॉम्प्रोमाइज किया है, ये बताइए मुझे। बाकी बाकी केपी में तो आपकी हुकूमत है, उधर क्यों नहीं ये गेम डाल रहा? शुक्रिया। जाट साहब बहुत सारे सवालात आपके, तो मैं कोशिश करूँगी कि तरीके से जवाब दूँ। अ, चलिए, आपने कहा कि मौरूसियत पे, काबीना पे और कि अली अमीन क्यों मिलने गए हैं शहबाज शरीफ से, 3 मोटी-मोटी बातें हो गई। देखिए, नहीं नहीं, पहली ये मैंने बात, नहीं कहा कि क्यों शहबाज से ये मिलने लोग कह रहे गए, हैं ये मैंने लोग कह रहे हैं, कहा ही I'm मुफ़ाहमत glad he कर रहे हैं went, ना। I'm glad he went। वो उन्होंने बकल किया है आईजी के ट्रांसफर पे और जी, चीफ सेक्रेटरी के ट्रांसफर पे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। इस पे देखते हैं। अब देखिए वन बाय वन। तैमूर झगड़ा मेरे कॉलीग भी हैं, हम एक इकट्ठे स्कूल में भी थे, मुझसे साल जूनियर है वो, फैमिली फ्रेंड्स हैं हमारे, दोनों के वालिद सेम सिविल सर्विस में थे, बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं, खानदानी दोस्त भी हैं, ठीक? एक दोस्ती भी हम दोनों की। सो दैट और उसके साथ जो चोरी हुई है, जो धोखा हुआ है, जो झूठ हुआ है, वो सबको पता है कि किस तरह हुआ है। एक-एक पेज, एक नंबर उसने वेरीफाई करवाया, उसने बहुत मेहनत की है। अब जहाँ तक इस फैसले की बात है कि वो फाइनेंस मिनिस्टर क्यों नहीं लगे या एडवाइज़र, उसी जगह मुज़म्मिल असलम आपको पता है लगे, वो हमारे फेडरल लेवल पे होते थे। अब कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, तो हमने मुज़म्मिल को वहाँ भेज दिया। तैमूर का ये कहना था, उनका इंटरव्यू मैंने देखा था, उनका ये कहना था कि उमर अयूब ने खान साहब से इंस्ट्रक्शन ली थी कि आप तैमूर को लगाएँ एडवाइज़र
और फिर उसके बाद अली अमीन साहब जेल जिस ट्यूसडे को मैं मिलने गई थी खान साहब से, अली अमीन साहब उसी टाइम निकले थे जेल से खान से मिल के। तो उनको वहाँ पे खान ने इंस्ट्रक्शंस दी, चेंज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब जितना मैं खान साहब को जानती हूँ, अगर आपको याद है कि हमाद अज़हर को फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था फेडरल, हमारे एक बजट के बाद, और विदिन 2 डेज़ उनको रिप्लेस करके हफीज़ शेख साहब को लगा दिया गया था। और उसको फिर लगा दिया था मिनिस्टर, फेडरल मिनिस्टर फॉर ईएडी, आई थिंक इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन। सो ये कोई पहली दफा नहीं है कैसे हुआ है पीटीआई में। शहरयार की 4 दफा पोजीशंस बदल दी थी खान साहब ने। आई थिंक एक ही मिनिस्टर था या 2 जिनके पोर्टफोलियोज नहीं बदले थे। फ्रॉम 18 टू 22 हम सब के पोर्टफोलियोज जिन के थे बार-बार बदलते थे। सो ये नहीं हो सकता कि जी खान साहब कैन नॉट चेंज हिज माइंड। हो सकता है कुछ वजूहात हो। जो मैंने सुना है कि खान साहब पे बहुत प्रेशर था, अली अमीन पे बहुत प्रेशर था कि इस तरह तुम्हारे बहुत सारे केपी के एमपीएज़ और एमएनएज़ को ज़बरदस्ती हरवाया गया, कामरान बंगश को हरवाया गया, शहाब को हरवाया गया, हमारे जो पिछले स्पीकर थे, डेप्यूटी स्पीकर महमूद जान साहब को हरवाया गया। बहुत सारी खवातीन को सीटें मिली नहीं, तो फिर आप किस-किस को डालेंगे उस काबीना में? मतलब फिर अगर आप फर्स्ट अमंग इक्वल्स करोगे तो फिर मुश्किल। बट ये मैंने सुना है, इसमें सच कितना है, झूठ कितना है, अल्लाह को बेहतर पता है। मैंने तैमूर से भी ये पूछा, मैंने कहा मैंने तो ये बातें सुनी है। फिर दूसरा जो आपने बात कही वो थी बकलिंग अंडर प्रेशर की, कि आईजी को नेपोटिज्म। अच्छा, नेपोटिज्म देखिए, नेपोटिज्म एज़ फार एज़ आई अंडरस्टैंड इट, कि अगर आप जो हम बहन-भाई वाली नेपोटिज्म होती है ना, कि आपने फेडरल में भी एक मिनिस्टर लगा दिया, प्रोविंशियल में भी लगा दिया, तो वो तो समझ आती है। फेडरल में तो हमारी गवर्नमेंट है ही नहीं, ना हमारे पास मिनिस्ट्रीज़ है, ना कोई पोज़ीशंस हैं। तो नेपोटिज्म का ब्लेम तो तभी सच होगा, अगर तो हमारी पैरेलल गवर्नमेंट होती, सेंटर में भी या पंजाब में भी होती और केपी में, जिस तरह खुसरो बख्तियार था उसका भाई था, जिस तरह हमारे इधर थे परवेज़ खटक साहब, डिफेंस मिनिस्टर थे और उनके फिर प्रोविंस में भाई मिनिस्टर थे। इसी तरह बहुत इस तरह एग्ज़ाम्पल्स होंगी, ठीक है? लेकिन अभी तो हमारे पास सिर्फ़ सूबाई हुकूमत है, तो अगर वहाँ मिनिस्टर्स लगते हैं तो नेपोटिज़्म इन रिलेशन टू व्हाट? हाँ, अगर वो नेपोटिज़्म ये कह रहे हैं कि उनको सीटें ही नहीं देनी चाहिए थी, असद साहब के भाई को, अली के भाई को, बट उस तरह फिर उमर अय्यूब और तैमूर भी कज़िन्स हैं दोनों। तो फिर आप अच्छे लोगों को बाहर छोड़ देंगे क्योंकि वो कज़िन्स हैं। मेरा मसला आता है मोरूसियत का, ये पीटीआई का, कि जब आप वालिद को प्राइम मिनिस्टर, बेटे को प्रेज़िडेंट, नीस को प्राइम मिनिस्टर, बहन को हेल्थ मिनिस्टर, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। राइट। तैमूर की फैमिली बाय द वे बहुत ज़बरदस्त काबिल ख़वातीन हैं। अगर कल उनमें से कोई आ जाता है एज़ रिज़र्व मिनिस्टर, मैं तैमूर से पहले उनको जानती हूँ, एंड दे आर ब्रिलियंट वुमेन, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एनजीओज़ हैं। तो जस्ट बिकॉज़ दे आर रिलेटेड टू उमर अय्यूब और टू समर बिलोर, ये तो कोई बात ना हुई कि बस आपको पार्टी में नहीं छोड़ेंगे। आप इलाके में पॉपुलर हैं, आप साहिब-ए-हिसाब हैं, आप इलेक्शन अफ़ोर्ड कर सकते हैं, और केपी में है कितनी तालीम याफ़्ता ख़वातीन जो पॉलिटिक्स में आती हैं। हम बहुत कंज़र्वेटिव सूबा है उस तरीके से। समर बिलोर पे कोई कदगन लगा दे कि नहीं जी, वो गुलाम इसाक खान की ग्रैंड डॉटर है, वो ना आए, क्यों ना आए? ये क्या बात हुई? सो पॉइंट आई टेकन। थिंक इसको ज़रा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। हाँ, ये अगर हम फेडरल गवर्नमेंट में आते हैं और फिर ये बंदर-बांट हो के तुम्हारा भाई ये, मेरा भाई वो, जो आप आई थिंक प्रोबब्ली रेफर कर रहे थे, वो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के भाई को रेफर कर रहे थे कि उसको क्यों एडवाइज़र लगाया है। एक बच्ची है मशाल यूसुफ़ज़ई, उस पे लोग गिला कर रहे हैं, बैरिस्टर सैफ पे लोग गिला कर रहे हैं। वो गिले फिर आई थिंक अली अमीन के सवाब-दीद है, बट क्योंकि उस समय मिल नहीं सकी, तो मैं उस पे ऑब्जेक्शन अगर करूँ तो इट वुड बी क्योंकि इससे तो मैंने बात कर ली थी तैमूर से और बाकियों से, तो क्योंकि इस पे मैंने बात नहीं की अली से, तो उसका स्पोक्स पर्सन बनना मेरे लिए गलत होगा, बट रेस्ट एश्योर्ड जब मुलाकात होगी हम बात करेंगे। राइट, एंड व्हाट अबाउट बकलिंग अंडर प्रेशर? अच्छा, somehow I find that hard to believe अली बकलिंग अंडर प्रेशर, जब वो उसे प्रेशर था प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, उसको हमारे कराची का भाई है, बहुत अच्छा मेरा दोस्त भी था, भाई भी था, वो पार्टी छोड़ के चला गया, उसने उसकी भीखें माँगी जब वो सिंध जेल में था अली, कि खुदा का वास्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, फिर बाद में हम रिजॉइन कर लेंगे। अली रिफ्यूज़्ड। अली अमीन said मैं बिल्कुल नहीं रिजॉइन करूँगा, फिर फ़ायदा क्या? अगर मैंने अभी सख्त वक़्त में छोड़ दी, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में बैठी हुई हैं, आलिया हमज़ा बैठी हुई है, तो खतीजा शाह भी थी, तैयबा राजा भी थी, फलक जावेद भी थी और अनगिनत ख़वातीन, हमारे बच्चे, तो मैं क्यों छोड़ूँ? सो अली कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं है। अली अली का जो इस वक़्त सबसे बड़ा मसला आपको पता है कि केपी के साथ ख़ास एक सुतीला सलूक हमेशा से किया जा रहा है, पता नहीं कौन सा क्या मसला है, नेट हाइडल प्रॉफ़िट्स हमें नहीं देते, जो पाटा-फाटा के हेल्थ कार्ड्स थे वो आने थे, एक्स पाटा-फाटा के वो फेडरेशन से आने थे, वो हमने ना पीडीएम2 ने दिए, ना अंडरटेकर गवर्नमेंट ने दिए, ना ये देंगे, इनसे भी कोई हमारी उम्मीद नहीं है, तो हम पे बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आपने आईनी तरमीम की, आपने ज़म कर दिए कबायली इलाकों को, सूबों में तो फिर उनके अपने फंड्स नहीं देने, वो कहाँ जा रहे हैं वो फंड सारे? तो अभी जो अली अमीन कर रहा है, इनसे मुलाकातें कर रहा है, डीसी का, कमिश्नर का, चीफ सेक्रेटरी का और आईजी का, उसका टू बी ऑनेस्ट मैंने फॉलो नहीं किया, मेरे अपने और हज़ार मसाइल होते हैं, लेकिन आई विल बी अ लिटिल बिट मोर अप टू डेट एंड आई विल प्रोबब्ली रिस्पॉन्ड बेटर हमारे अगले इंटरव्यू में इंशाल्लाह, डिस्कशन में।
लेकिन जहाँ तक बात है जो पाकिस्तान में अली पे हो रही है तनकीद वो है कि वो क्यों मिला वज़ीर आज़म जो है फॉर्म 47 वाले, उनको हम मानते ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है, मैं आपको एक सिंपल ये मैंने 2-3 दफ़ा कल ये बात की, मैं आपको एक कल्चरल एस्पेक्ट से भी बता सकती हूँ और मैं आपको एक कानूनी नुक्ता नज़र से कानूनी ये है कि जब आपने बैंक में जाना, बैंक से पैसे लेने हैं, इस वक़्त वफ़ाकी गवर्नमेंट अ, हमारी कर्ज़दार तकरीबन 1100 अरब से ज़्यादा की, वो अमाउंट उन्होंने हमें डिसबर्स करना है। हम हैं कर्ज़दार तकरीबन 650 अरब के, लेकिन ह वो भी हमारे कर्ज़दार थे, जब तक वो हमें पैसे नहीं देंगे, चेक ने तो बैंक से चल के हमारे पास नहीं आना, मैंने ही बैंक जाना है अपना चेक वहाँ से लेना है, चाहे वो लड़के हो या झगड़ के हो। केपी के लोगों ने अली अमीन को, मुझको, हम सबको वोट दिया इसलिए कि हम उनकी हुकूमत चलाएँगे, तो चलिए हुकूमत तो बगैर पैसों की नहीं चलेगी। और दूसरी बात ये है, हमारा केपी का जो कल्चर है, हमारे तो घर जो हमारा दुश्मन भी आता है, तो उनके साथ जिरगे के लिए बैठ जाते हैं और अगर पनाह माँगने हैं, पनाह भी दे देते हैं। हमारे कुछ कल्चरल इडियम्स हैं, कुछ नॉर्म्स हैं, जो भी सारे पाकिस्तान में नहीं हुए पॉपुलराइज़ अल्लाह करे खान साहब की निस्बत, खान साहब की वसातत से जो हमारा ज़मान पाक में एक माइक्रोकॉज़्म था ऑफ ऑल पाकिस्तानी कल्चर्स, हम इकट्ठे हो जाते थे सारे, वो चीज़ अब मज़ीद स्प्रेड करें, हम ना बैठे रहें इस फ़ज़ूल, तुम पठान, तुम पंजाबी, तुम सिंधी, तुम गिलगिती, तुम शिया, तुम सुन्नी, ये ख़त्म होनी चाहिए ये चीज़। इसी पे तो हम 76 साल से टूटे हुए हैं। मेरा मसला जो अली अमीन गंडापुर के साथ वो ये हरगिज नहीं था कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर नहीं, हाउस आपका में, नहीं है। जी। मगर आई कैन अंडरस्टैंड कि लोगों को ये मसला था एंड आई अप्रिशिएट कि आपने कैसे एक्सप्लेन किया। मगर मेरा मसला ओवरऑल जो है, शायद आदत से मजबूर हूँ, जी। पार्टी डिसिप्लिन का है। हुँ, और हुँ। पार्टी डिसिप्लिन तो उन्होंने हरगिज कहीं से ब्रीच नहीं की। मगर ओवरऑल मूविंग ऑन फ्रॉम गंडापुर, एक अजीब किस्म का तू तू मैं शुरू हो गया है इस सब में। सम ऑफ इट इज बिहाइंड द सीन्स जो हमें व्हाट्सएप पे दोस्त यार बता देते हैं, सम ऑफ इट इज ऑनलाइन फॉर द वर्ल्ड टू सी। हुँ, हुँ। कोई ट्विटर पे लगा हुआ है, कोई वर्कर्स से अपोलोजाइज कर रहा है, कोई हुँ, हुँ। गलत चैनल्स पे जाके बात कर रहा है, कोई कह रहा है कि ये फलाने वीलॉगर के साथ ना बैठो, कोई बैठ रहा है। अभी हाल ही की मिसाल है कि आपके एक नहीं, दो नहीं, 3 सीनियर लीडर्स ने, मरवत ने, असद कैसर ने और अली मोहम्मद खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें क्लियरली 2 जो साबिक आर्मी ऑफिसर्स हैं, एक कनाडा में है, एक यूके में है, उनको ब्लैक बॉल कर दिया कि ये इनसे लाताल्लुकी है। अच्छा, अब देयर वाज क्लियरली एक अजीब सी कंफ्यूजन हो गई, बिकॉज ये लोग जो हैं बहुत अरसे से एक प्रो पीटीआई नैरेटिव चला रहे हैं, राइट? एंड लॉट ऑफ पीटीआई फोक्स आर not mutually exclusive of listening to these people as well. अच्छा, एक तो सपोर्टर्स कंफ्यूज हुए, दूसरा पॉलिटिशियंस भी कंफ्यूज हुए। अमेरिका में आपके सीनियर लीडर्स हैं जो इनके शोज पे जाके बैठ रहे हैं, और मैंने जब उनमें से एक से पूछा कि भाईजान आप की तो ऑफिशियली लाताल्लुकी हो गई है, तो ही सेड कि ना अली मोहम्मद खान, ना शेर अफजल मरवत, ना असद कैसर जो है वो पॉलिसी बनाता है, पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ खान बनाता है। जब तक खान नहीं बोलेगा तो मैं इन लोगों के शो पे जाके बैठता रहूंगा। दिस इज नॉट ओनली कंफ्यूजिंग बट आल्सो जस्ट जनरली इन बैड टेस्ट। तो ये इस सब को आप कैसे एक्सप्लेन करती हैं? ये पीटीआई का पैशन है? प्लीज डोंट मेक द पैशन आर्गुमेंट एंड ट्राई टू बी अ लिटिल मोर एक्सप्लेनेटरी इन दैट सेंस कि ये, आई होप कि ये नहीं हो कि वजाहत गलतियां हो जाती हैं और लोगों की अपनी मर्जी है, बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस मोमेंट के मीडिया को 5 चैनल्स के 5 एंकर्स को शानदाना एक्चुअली प्रेस रिलीज के जरिए बैन किया है। दिस इज प्रीटी सीरियस, एंड फिर भी योर सीनियर लीडर्स आर appearing on the shows. तो explain it to me like I'm a 5-year-old. What am I missing here? मैं सोच रही हूँ कि मैं हिस्टोरिकली स्टार्ट करूँ कि मैं एहिस्टोरिकली बात करूँ, करंट से स्टार्ट करूँ कि पुराने से स्टार्ट करूँ? करंट से करंट पे पीछे ले जाए। चलिए, देखिए मैं थोड़ी-सी हर चीज़ पर्सनल ले लेती हूँ, मेरा ज़रा पारा जल्दी उठ जाता है और मैं हाइपर गुड, सेंसिटिव हूँ। बिल्कुल तो ठीक। मैं तो बहुत सारे शोज़ को बॉयकॉट कर रही हूँ पिछले 1 साल से और सिर्फ़ एंकर्स को नहीं बॉयकॉट कर रही, मैं तो बहुत सारे नून और पीपल के लोगों को भी बॉयकॉट करती हूँ। मेरी बि एक लिस्ट है और ये बेचारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं टीवी शोज़ के, वो रुल जाते हैं ट्राइंग टू कि मुझे लोग ढूँढ के दें जिनके साथ मैं टीवी शो कर सकूँ। मेरी मेरी रेड लाइन है कि गाल-गलौच नहीं चलेगी, तो जो गाली देगा, चाहे वो मेरी पार्टी का, चाहे दूसरी पार्टी का, मैं उससे मजबूर नहीं हूँ।
ना मैं किसी की कर्ज़दार हूँ, मैं किसी के साथ नहीं बैठूँगी और ना मैं किसी एंकर के शो पे जाऊँगी जो गाल-गलौच करता है। तो मैंने जो लिस्ट आपने बताई ना कि बहुत सारे एंकर्स को मैंने खुद ही बॉयकॉट कर दिया था। इनकी मैंने डॉन अखबार पाकिस्तान में बंद कर अपने घर में बंद कर दिया, मैंने न्यूज़ बंद कर दिया, मैंने जंग बंद कर दिया कि जब आप कुरान पे हाथ रखे झूठ बोलते हैं, तो मैं आपके अखबार के लिए पैसे नहीं दूँगी, चाहे वो ₹16 क्यों ना हो, मैं नहीं दूँगी। इसी तरह मैंने इंडियन मूवीज़ बैन की हुई कितने सालों से मैं नहीं देखती एज़ अ प्रिंसिपल कि आप कश्मीरियों का खून भी चूसते हो और आप कहते हो कि जी आप हमें अपना हार्ड अर्न्ड आईपी पैसे दो, नहीं दूँगी। इसी तरह मैं तो बहुत ही सख्त हूँ, मैं बाकियों का नहीं पता, तो 5 एंकर से अगर लिस्ट आ भी गई तो क्या हुआ? मैं तो उनमें से सौ द द दस ये तो 5 है, मैं तो आसमा शिराज़ी के शो पे भी नहीं जाती, गरीदा फ़ारूकी के भी नहीं जाती, बहुत सारों मेरा उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, बट इस तरह बातें उन्होंने की हैं, मेरा ईमान, मेरा दिल नहीं मानता। मेरी अब अच्छी दोस्ती भी है जिनके शोज़ में मैंने जाना छोड़ दिया, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ इंडियन चैनल पे झूठ बोला था। 9 मई को प्रमोट करने की कोशिश की थी एज़ अ पीटीआई एक्सरसाइज़ व्हिच आई रिफ्यूज़ टू बिलीव मुझे पता है 9 मई को क्या हुआ है, मैं उस तरफ जाती ही नहीं। तो इसलिए मैं नहीं जाती। तो अगर ये लोग चले गए, नहीं चले गए, पार्टी में किसने फैसला किया? अगर रऊफ साहब ने किया है, तो रऊफ साहब को इस वक़्त एमएनएज़ ने जॉइन करना है इन अ पैनल क्योंकि हम लेजिटिमेसी देनी है एक ऑफिस को ऑफ मीडिया को जिसमें आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ना हो, तो फिर वो कैसा ऑफिस चलेगा? अगर आपको याद है पहले बहुत लोगों को गुस्सा आता था फिरदौस आशिक अवान पे, तो हमने वो सिचुएशन अवॉइड करनी बट मुझे नहीं लगता इतना बड़ा मसला है। जहाँ तक आपने बात की आदिल राजा साहब की और हैदर मेहदी की आप बात कर रहे थे, हैदर मेहदी साहब के शोज़ पे मैं जाती थी और मुझे ठीक-ठाक डाँट पड़ती थी पार्टी लीडर से कि मत जाओ उसके शो पे। मैं फिर भी जाती थी बिकॉज़ आई थॉट कि उनकी बातों में थोड़ा बहुत वज़न है। और इनफैक्ट 1-2 शोज़ में तो मेरी और हैदर मेहदी साहब की ज़रा डिसएग्रीमेंट भी हो गई। वो सारे अफ़वाज पाकिस्तान को एक ब्रश से पेंट कर रहे थे एंड आई सेड जी मैं खुद मेरी सारी फैमिली अफ़वाज पाकिस्तान में थी है और क्योंकि मुझे अंदर की बात पता है, मैं नहीं हर किसी को बाजवा समझ सकती, ये गलत बात है। क्यों आप सारे पाकिस्तान को ब्लैक ब्लैक एंड व्हाइट में डिवाइड करोगे? और तब इतने हालात बुरे थे भी नहीं। तो हम शो में भी लड़ते थे लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट हमेशा होता था। फिर फास्ट फॉरवर्ड टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें असद कैसर साहब सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने बोल दिया उन्होंने आदिल राजा की और हैदर मेहदी की बात नहीं की। उन्होंने स्पेसिफिकली अफ़वाज पाकिस्तान की बात की कि ये पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है, ये इमरान खान का मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं है कि अफ़वाज हमारी दुश्मन है या पुलिस हमारी दुश्मन है या शुहदा की हम बेइज़्ज़ती करें। दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल और इस बात की मैं चश्मदीद गवाह हूँ, मैं खान साहब से मिलने गई थी जेल में मंगल को पिछले मंगल को और जब मैं गई मैंने उनसे एग्ज़ैक्टली 2 बातें पूछी म क्योंकि ना असद कैसर था उसमें और ना अली मोहम्मद था उसमें मेरे साथ। मैंने कहा सर मुझे आपसे 2 सेंसिटिव बातें पूछनी हैं। असद कैसर साहब ने उस दिन ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो फ़ौज की बुराई करेगा या जो उसकी बुराई करेगा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की या शुहदा की, वो हम में से नहीं है। वो अपना ओपिनियन तो उसका हो सकता है बट ये इमरान खान का ओपिनियन नहीं हो सकता। ये पीटीआई का ओपिनियन नहीं हो सकता। इमरान खान इज़ पीटीआई राइट? कहते हैं बिल्कुल मैंने एग्ज़ैक्टली असद कैसर को ये कहा था। तो मेरा मसला चंद अशख़ास के साथ है जो अमेरिका के थल्ले लग गए। मेरा क्यों पाकिस्तान से मेरे फ़ौज से लड़ाई होगी? मेरा दिमाग ख़राब है, मुझे दोबारा बांग्लादेश करवाना है। और दुश्मन तो आपका इज़राइल और इंडिया तो 1 सेकंड के इंतज़ार में है कि आपकी फ़ौज डिसइंटीग्रेट हो और वो टेक ओवर करें। वो गज़ा को नहीं छोड़ रहे, बच्चों, औरतों को नहीं छोड़ रहे, तो हमें क्यों छोड़ेंगे एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क को? दूसरा मैंने खान साहब से पूछा कि अली मोहम्मद खान बार-बार बात करते हैं, ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन अला नेल्सन मंडेला और बार-बार फ़तह मक्का मॉडल की बात करते हैं जिसमें लोग अपने-अपने गुनहगार के साथ बैठ के उसका सच सुन के उसको माफ़ करें ना करें देखी जाएगी कहते हैं बिल्कुल। मैंने भी सोचा है कि जो जिन कहते हैं मैंने तो पहले से माफ़ी दे दी व्हिच वाज़ इंटरेस्टिंग फॉर मी। ही सेड कि जिन लोगों ने मुझ पे गोलियाँ बरसाई थी, मैं उनको माफ़ी दे रहा हूँ और ये मेरी बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने कहा हल्का सा मैं कहा खान साहब बेचारा अरशद शरीफ का क्या होगा, ज़िले शाह का कहता है नहीं उनकी अपनी फैमिलीज़ उनका हिसाब-किताब करेंगी। मैं उनके फैसले नहीं कर सकता। हुँ, हर पाकिस्तानी जिसके साथ ज़ुल्म हुआ है वो अपना किसास दियत करेंगे, मैं नहीं करूँगा। लेकिन ये पाकिस्तान मैंने तोड़ना नहीं है। मेरे वॉच पे नहीं, जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं एक उनके लफ्ज़ से 1 इंच ज़मीन का मैं दुश्मन को नहीं दूँगा। ये हमारी धरती है। तो जब खान साहब ने कह दिया और असद कैसर ने रिपीट कर दिया, मुझे तो बाद में पता चला कि मैंने मतलब मैं कौन हूँ कि मैं असद कैसर की बात या अली मोहम्मद की बातें क्वेश्चन करूँ। लेकिन मैंने फिर भी किया और उन्होंने मुझे अफ़र्म किया और मेरे शुक्र है 6 गवाह भी हैं उस मीटिंग के। 3 पुलिस वाले थे और 6 एमएनएज़, एमपीएज़ थे और सेनेटर्स थे। तो वो बात तो क्लियर होगी। तो अगर अब इस पे रादुल राजा साहब को कोई मसला है या हैदर मेहदी साहब ने बल्कि मैंने पेशावर जलसे में भी ये बात की तो उन्होंने एक बहुत ही डिरोगेटरी लैंग्वेज मेरे खिलाफ इस्तेमाल की, मेरे मरहूम वालिद के खिलाफ इस्तेमाल की। तो सिंस मैं अब्यूज़ किसी से टॉलरेट नहीं करती, मैं दफ्तर में काम करती हूँ पिछले 25 सालों से। आई ड्रॉ द लाइन, नोबडी टेक्स इन दैट सॉर्ट ऑफ प्रिविलेज और फ्रीडम टू अब्यूज़ विद मी, दैट इज़ नो फ्रीडम, दैट इज़ बुलिंग। तो मैंने उनको भी ब्लॉक कर दिया, मैंने आदिल राजा साहब की मिसेज़ को भी ब्लॉक किया। आदिल राजा साहब को नहीं ब्लॉक किया, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं है ना, मैं उनको जानती हूँ, कभी ज़िंदगी में बात ही नहीं की उनसे।
लेकिन कुछ चीज़ें बिलो द बल्कि मुझ पे एक एफआईए का केस हुआ था, मई 2023 में कि मैं और मखदूम शहाबुद्दीन जो जर्नलिस्ट हैं, हम पाकिस्तान से हम दोनों मल्टी बिलियनेयर्स हैं, हम ब्रिटिश पाउंड्स भेजते हैं लंदन आदिल राजा को, फिर वो बूढ़े-बूढ़े आदमियों को पैसे आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि अफवाज का बुरा बोलें। मैं खुद इतनी मुँह फट हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है किसी को पैसे देने की? मैंने तो बल्कि जज के सामने भी बोला, एफआईए के सामने भी उनको बिल्कुल हँसी नहीं आई, बट आई सेड वो जो पैसे मैंने भेजे यूके हुंडी, हवाला, बैंक किसी तरीके से तो भेजे होंगे ना, प्लीज़ वो मुझे वापस कर दें, मिलियन, 2 बिलियन पाउंड जितने भी थे। मेरी ज़िंदगी उन पैसों से अच्छी हो जाएगी, फिर आप मुझे जेल में डाल दें, नो प्रॉब्लम। सो ठीक है। ये एक अननेसेसरी कंट्रोवर्सी है, लेकिन मैं जो देख रही हूँ कि कुछ लोग हाथ धो के मेरे पीछे चलो शेर अफ़ज़ल साहब का तो एक्सक्यूज़ है ना कि शेर अफ़ज़ल साहब ने आदिल राजा और हैदर मेहदी को बोला या उनकी लड़ाई है उनसे या उसका भाई क्यों लग गया उधर पेशावर में। अली मोहम्मद मुझसे और असद कैसर से काहे की लड़ाई है? अगर हम खान साहब की इंस्ट्रक्शंस कैरी आउट करेंगे, आई एम सॉरी, आदिल राजा इज़ नॉट द बॉस, हैदर साहब इज़ नॉट द बॉस, नोबडी एल्स इज़ द बॉस, खान इज़ द बॉस, दैट इज़ इट। वी आर ऑल इक्वल्स। मैंने कल उमर अय्यूब भाई को एक मीटिंग बताया यू आर फर्स्ट अमंग इक्वल्स, आप सेक्रेटरी जनरल हैं। गौहर भाई ही इज एक्टिंग चेयरमैन, बिल्कुल ठीक है, बट दैट्स वेयर द बक स्टॉप्स। वी आर ऑल इलेक्टेड एमएनएस, वी आर ऑल इक्वल। जो Right. हमें नहीं डिक्टेट कर I सकता। think that almost answers my point. But speaking of FIA ने आपको फिर समन किया हुआ है. जी, अब you are in trouble again. This time ये केस अब चला है, लाहौर एक्सप्रेस चली है जी, आपके लिए, और इसकी शुरुआत होती है कि हफ्ता 10 दिन पहले आप असेंबली में थी. पीपीपी के लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी ऑक्सब्रिज अंग्रेजी में बेसिकली कहा, हु द हेल आर यू, ताना लगाया. आप नीचे उतर रही थी, सीढ़ियों पे थी, इम्प्रॉम्प्टू इंटरव्यू दे रही थी. आपने कहा अंग्रेजी हमें भी बोलनी आती है थोड़ी बहुत, और उस सब में अपने जो रिस्पॉन्स है आपका, उसमें आपने ये क्लेम किया कि जिले शाह, फॉर्मर वर्कर ऑफ पीटीआई, जो एक्स्ट्रा जुडिशली शहीद हो गया था, उसके बारे में कॉन्वर्सेशन आपने सुनी है. मरीम नवाज क्लेमिंग कि इसकी बॉडी के ऊपर गाड़ी 2-4 बार फिराओ कि लगे कि पीटीआई वालों ने खुद इसको मारा है. अब ये जो प्रो नून लीग या प्रो एस्टैब्लिशमेंट जर्नलिस्ट्स हैं, दे वेंट टू टाउन ऑन यू एंड दे सेड कि ये फेक क्लेम है, और ये क्लेम उन्होंने भी सुनी है. ये कॉन्वर्सेशन कहीं से नहीं सुनी, ये लीक कहीं से नहीं सुनी, और उसको फेक एलिगेशन, फेक न्यूज, स्लैंडर, लाइबल जो भी कहते हैं, बना के अब आपके ऊपर जनाब एक केस हो रहा है, साइबर क्राइम इन्वॉल्व है. दैट्स माय समरी. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एंड ऑल्सो एडवाइज मी कि अब आप क्या करेंगी, क्योंकि अब मेरी एंटोनेट, आई एम सॉरी, मरियम नवाज आपके पीछे पड़ चुकी हैं. पर्सनली आप दोनों की वन ऑन वन अब शुरू हो गई है. प्लस एक मैंने सुना है चंद घंटों पहले एक फेक न्यूज लॉ, जिसे मैं शानदाना गुलजार खान लॉ कहूंगा, ये भी जी। पंजाब में टेबल होने वाला है, ट्रिगर्ड बाय your allegations. So you are now inspiring legislative change in the Punjab, Chandana. Well done. But इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम जी, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम। अब इसमें इसमें अब क्या होगा? What's next? पिछले साल जब जी पेशावर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, हमारे 150 लोग एक ही सेकंड में मस्जिद में जुम्मे की नमाज में उड़ा दिए गए थे। अगर आपको याद है, रेड ज़ोन में पेशावर में मस्जिद में ब्लास्ट हुआ था, It तो was the उसके बाद deadliest attack last year. जी, जी, बिल्कुल, और मुझ पे सेडिशन का केस तब हुआ था, तो वो जो शिक थी सेडिशन की, वो लाहौर हाई कोर्ट ने आफ्टर दैट ये अबू ज़र सलमान नियाज़ी जो हैं, उन्होंने उस पे केस किया था कि ये शिक तो आप रख ही नहीं सकते कानून में, ये तो ड्रैकोनियन है, कॉलोनियल एरा का है, इसको आप हटाएँ। तो वो हटाया नहीं है, बट वो जज ने डिसीजन दे दी थी, तो तभी कानून चेंज हुआ था फॉर द पॉजिटिव, फॉर द बेटर। क्योंकि अब मैं ये कहूँ कि जी क्यों मारते हो पुलिस वालों को, तुम्हें जो बोलने का हक नहीं है, फौजियों को क्यों मारते हो, जवानों को क्यों मारते हो, बस मार दो सबको, अंधी नगरी है, ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन जो बात मुझे बाद में पता चली, आपने बिल्कुल 99% ठीक बोला, वो 1% मैं एडिशन कर दूँगी ऊँच-नीच का। मसला ये नहीं था जो मैंने सुना है, लेकिन मैं सिर्फ क्लैरिफ़िकेशन कर दूँ, आपने जो नरेशन की, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझसे जब इंटरव्यू लिया, मैंने बोला, मुझसे सवाल पूछा गया कि मैडम आपका ज़िले-शाह आप लोगों ने मारा पीटीआई ने और आपने सड़क पे उसको छोड़ दिया। फिर आप लोगों का एक बच्चा पड़ा हुआ है लाहौर में, अहमद शाह, उसको इतना मारा है पुलिस ने कि उसका सर फाड़ दिया है।
फिर तीसरा एक बच्ची सलमान अकरम राजा ने पॉइंट आउट की कि वो उसकी वालदा पीटीआई की वर्कर है। उस बच्ची को कॉलेज के बाहर से उठा के ले गए थाने में और थाने में उसको बंदों ने मारा। मेल पुलिस ने उसको मारा, इंटरोगेट किया। तो मुझे सवाल ये पूछा गया कि आप अपने वर्कर्स को कब तक मरवाएँगे? पहले 3000 जेलों में पड़े हुए हैं, 13,000 मैंने कहा, "जी हम क्यों अपने वर्कर्स को मरवाएँगे? हमारा क्या काम है?" तो कहते नहीं वो तो कहते हैं कि जी आपने खुद अपने बंदे को मारा है और खान पे उसका केस है। मैंने कहा खुदा का वास्ता है भाई, ARY न्यूज़ पे मरियम नवाज़ की ऑडियो लीक चली थी, सच है या झूठ है वो तो बाद ही पता चलेगा। अगर पंजाब गवर्नमेंट उस ऑडियो की फोरेंसिक करेगी तो झूठ ही होगा, केपी करेगी तो सच ही होगा। तो ऑब्वियसली हमें तो पता है कि आगे क्या होना है। बट आई सेड वो तो उनकी ऑडियो है, हम हमारा क्या काम है अपने बच्चों को मारे। तो मैंने एलिगेशन नहीं किया, ना मैंने मर्डर का क्लेम किया है, मैंने रेफरेंस दिया उस ऑडियो का जो मरियम नवाज़ की लीक है। तो अच्छा, लेकिन जो उसके बाद फिर अज़्मा बुखारी बढ़-चढ़ के बोली कि हम देख लेंगे। अगर उनके पास प्रूफ़ होता वो कभी बात ही ना उठाते, वो चुप कर जाते। अनफॉर्च्यूनेटली वो भी बहुत डरे हुए हैं तो इसलिए इतना शोर मचा रहे हैं कि उनको बहुत तकलीफ़ से इस केस को ख़त्म किया था। उसमें ज़िलिशा बेचारे वो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड था, माज़ूर था, उसके माँ-बाप को डरा-धमका के पैसे दे के केस ख़त्म करवा दिया। वो तो होता है पाकिस्तान में। लेकिन हमारे पास वीडियो है उसके वालिद की ज़मान पार्क में और उन्होंने बोला कि जी मेरे बेटे को कस्टडी में मारा, हमने कस्टडी में उसको जाते हुए देखा। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद खान साहब के साथ बैठी हुई थी, पूरी फोरेंसिक रिपोर्ट दिखाई, तो उसके 26 डिफरेंट घाव थे बॉडी में, उसको जिस तरह से सेक्सुअली अब्यूज़ किया, फिज़िकली अब्यूज़ किया, तो वो गाड़ी के नीचे आने से तो नहीं होता, जो फिक्टिशियस रिकॉर्ड पंजाब गवर्नमेंट ने किया है। अगर इतने ही सच्चे हैं, तो ये एक्सह्यूम कर लें इस बॉडी को, अभी बात सब जुडिस हो गई है, तो इस पे ज़्यादा नहीं करूँगी बात, बट सबसे आसान उसको एक्सह्यूम कर लें, पता चल जाएगा कि वो कैसे मरा था, इसमें कौन-सा मुश्किल काम है। दोबारा से पोस्टमार्टम कर लें, उसका फोरेंसिक कर लें। जो असल बात है, जो मुझे पता चला कि अपैरेंटली मैंने तो एक इंटरव्यू में ये कहा था पेशावर में तैमूर और मौज़म भट्ट साहब मेरे साथ बैठे हुए थे कि मैम जब आपको उठाया लोगों ने तो आपको क्या कहा? तो मैंने कहा जी मुझे उठाने वाले बहुत ही तमीज़दार लोग थे, मजबूर से नौकरी से थे। उन्होंने मुझे ये कहा कि आप या मरियम या बिलावल या खटक साहब या तरीन साहब को जॉइन करें। आई सेड लुक मरियम और बिलावल की तो तालीम में मुझसे कम है, उन्होंने ज़िंदगी में कभी नौकरी नहीं की तो हो ही नहीं सकता। और खटक साहब, तरीन साहब तो मेरे दूर से रिश्तेदार हैं, तो जब वो तो पार्टी में भी थे, मेरी उनसे नहीं बनती थी, तो मेरी अब उनसे क्या बनेगी? इस बात पे मरियम कैम को बहुत तप चढ़ी है कि उसने ये क्यों कहा। फिर कुछ दिनों बाद अपैरेंटली मुझसे पूछा गया एक और सवाल, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मुझे कहा गया, झूठ है सच है, अल्लाह नोज़ बेस्ट। बट मुझे ये बताया गया कि मुझसे एक इंटरव्यू लिया कि मैम आप लोग क्यों बदला नहीं लेते 25 मई का, 9 मई का? ऐसे जी हम क्यों लें बदला? बदला लेंगे तो खून पाकिस्तानी का ही बहेगा। फौजी होगा, पुलिस वाला होगा, नेवी वाला होगा, एयर फोर्स वाला होगा, पीपल वाला होगा, नून वाला होगा, जो भी होगा, होगा तो पाकिस्तानी ना। इतनी बेवकूफ़ कौम है कि अपने लोगों को ही मारते हैं। फिर एक हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ, ये भी मैंने बोला कि अगर बदला लेना है होता हमने अपने ही मुल्क से, तो केपी बलूचिस्तान में जितना असला है वो तो सारे मुल्क में नहीं है। बट हम कभी भी अपनी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ पे हाथ नहीं उठाएँगे, अपने लोगों पे हाथ नहीं उठाएँगे, बाल-बच्चेदार हैं। तो ये बात भी बहुत तब चढ़ी है। और चौथी बात थी, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नून वालों ने हमारे 2 बच्चों को मरवाया था शांगला में स्वात में। फॉर्म 47 लेने गए थे तो उनको स्नाइपर शॉट लगा था सर में और 12 को ज़ख्मी किया। तो उसपे जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं तो कम बोली, बट उमर अयूब, सीमाबी और हमारे शाहिद खटक हैं, वो बहुत आगे तक गए। अ, वो बल्कि शाहिद खटक ने स्वात और शांगला से जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो लिटरली अपने आप को मार रहे थे और कह रहे थे कि ये जो नामालूम है, ये हमें मालूम है। तो उससे बहुत तब चढ़ी। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ये एक चीज़ नहीं थी, मरियम नवाज़ बहाना थी। लेकिन वो सिर्फ़ वो बल्कि मुझे जब उठाया गया, मैं 8 दिन बाद जेल से आई, मेरी तो छोटी-सी स्टे थी। बट उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आपकी कंप्लेन डिप्लोमैटिक एन्क्लेव से आई थी कि इसका मुँह बंद करो। सो अपैरेंटली अभी भी यही शेवा चल रहा है क्योंकि मैं काफ़ी जेनोसाइड जो टाइप चीज़ें ट्वीट्स करती हूँ इज़राइल के खिलाफ, गज़ा के हक में। और आई थिंक इस वक़्त बहुत ही बेशर्म इंसान होगा जो गज़ा में जो बच्चों को मारेगा उसके लिए आवाज़ नहीं उठाए, तो फिर नमाज़ें क्यों पढ़ते, रोज़े क्यों रखते? छोड़ देना फिर, छोड़ दें अपना दीन। अगर आप मुसलमानों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। एक बूढ़ा-सा आदमी था, आपने देखा होगा कि वो बच्चों को अपने नवासे और पोते उसके सामने अम, कफ़नों में पड़े थे। मुझे कहती भी हूँ, मुझे तकलीफ़ होती है उसकी सोच के कि वो कहता है कि मेरे बच्चों जब जाओ जन्नत, तो अपने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि मुसलमान आपको भूल गए हैं, मुसलमानों ने आपको हरा दिया है। इस्लाम नहीं बचा, दुनिया में मुसलमान नहीं बचे। तो आई एम सॉरी अगर इनको मेरी बातों से तकलीफ़ है, तो बस फिर ठीक है, क्या हो सकता है? अल्लाह तो है ना। एक दिन तो सबने जान देनी है, तो शहरयार बेचारा कह के थक गया कि हमारा वो एक दिन पहले से तय्युन है जब हमने जाना है। तो अगर ये लोग इतना ही मुझसे नफ़रत करते हैं कि हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, तो बस फिर कर लें, हम तो नहीं रोक सकते इनको। हमारे पास क्या है? इदारे इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। हमारे पास तो सिर्फ़ अपना एक सच है, जो हम बोलेंगे, चाहे इनको अच्छा लगे या बुरा लगे। शानदार गुलज़ार खान, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप कि हम ये रेगुलरली करते रहें। इट्स इंशाअल्लाह। इम्पोर्टेंट टू हैव फ्रॉम द वुमेन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। ज़्यादा नहीं रह गई जो आउटस्पोकन है और जो डेकोरेशन पीस की तरह
affirmative action کی طرح use نہیں ہوتی. So I'm glad that you're not just a token representative from the other side, but actually you have a mind of your own. Thank you for staying with us for so long. روزے میں آپ نے انٹرویو دیا, بہت شکریہ. Thank you, ji. Allah Hafiz.